नमस्कार, सत्ता का महासंग्राम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता। देखिए, ममता बनर्जी इस वक्त तीन तरफ से घिरी हुई है। तीन तरफ से मात उनको मिली है। 4 तारीख को पहले सरकार चली गई, दूसरी पार्टी से विधायक और सांसद लगातार बाहर निकल रहे हैं, छोड़कर जा रहे हैं, और तीसरी अब फंड को लेकर चर्चा। पश्चिम बंगाल की राजनीति में इन दिनों तृणमूल कांग्रेस को लेकर कई तरीके की चर्चाएं हैं और कई दावे हर रोज सामने आ रहे हैं, या यूं कह लीजिए कि टीएमसी की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही। राजनीतिक गलियारों में यह सवाल अब जोर पकड़ रहा है कि क्या पार्टी के भीतर संगठन और संसाधनों पर नियंत्रण को लेकर खींचतान इस लेवल तक बढ़ गई है कि जो पार्टी का नेता अपने पद पर नहीं है वो भी अपना हक जमाने के लिए नए नए लेटर्स लिख रहा है। समझाते हैं कैसे। कुछ बागी नेताओं और विधायकों की ओर से दावा किया जा रहा है कि पार्टी के भीतर फंड के प्रबंधन, संगठनात्मक फैसलों और नेतृत्व शैली को लेकर असंतोष बढ़ा है। इन नेताओं का आरोप है कि पार्टी में फैसला लेने की प्रक्रिया अत्यधिक केंद्रीकृत रही है और जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं की भूमिका सीमित होती जा रही है। दूसरी ओर देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और पार्टी नेतृत्व की ओर से इन आरोपों को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया जा रहा है। पार्टी का आधिकारिक रुख अगर हम कहें तो कहा जा रहा है कि संगठन पूरी तरीके से एकजुट है और विरोधी ताकतें भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही हैं। विवाद का सबसे चर्चित पहलू पार्टी का फंड है, क्योंकि आपको पता होगा कि अब नेता प्रतिपक्ष के तौर पर ऋतव्रत बैनर्जी को मान्यता मिल चुकी है। 60 विधायक लगभग उनके पास है। पार्टी के पास केवल 20 बचे हैं, जिनमें से कईयों से अभी भी संपर्क नहीं हो पा रहा। अब इधर पार्टी का फंड किसको मिलेगा, पार्टी के फंड पर किसका अधिकार होगा, इसको लेकर चर्चा तेज है। अब इस बीच में बागी खेमे यह दावा कर रहा है कि संगठन में आर्थिक फैसलों को लेकर पारदर्शिता की जरूरत है, जबकि पार्टी नेतृत्व इन आरोपों को निराधार बता रहा है। अब यह मुद्दा केवल राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित नहीं दिखाई दे रहा, बल्कि संगठनात्मक शक्ति प्रदर्शन का रूप लेता नजर आ रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि किसी भी क्षेत्रीय दल की सबसे बड़ी ताकत उसका संगठन और संसाधन होते हैं। ऐसे में अगर पार्टी के भीतर फंड, संगठन और नेतृत्व को लेकर मतभेद खुलकर सामने आते हैं तो उसका असर चुनावी राजनीति पर पड़ सकता है। हालांकि ये भी ध्यान देना बहुत जरूरी है कि अभी तक सामने आए अधिकांश आरोप संबंधित नेताओं और गुटों के बयानों पर आधारित हैं। इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और ना ही किसी भी सक्षम जांच एजेंसी। अब हम कहें तो कुछ मामले अभी इस वक्त कोर्ट में भी चल रहे हैं। कुछ अभी हाल फिलहाल की घटना जहां पर अरूप विश्वास पूर्व मंत्री, उदयन गुहा पूर्व मंत्री, जब वो घरों से बाहर निकले, अरूप विश्वास जिनको कोर्ट ले जाया जा रहा था, वहां पर जनता के बीच में इतना असंतोष था कि पार्टी के नेताओं के ऊपर अंडे फेंके गए और इसकी शुरुआत अभिषेक बैनर्जी से हुई। इधर पार्टी के 20 सांसदों ने जब एनसीपीआई में विलय की बात शुरू की तो आज शाम को 5 बजे जब से ये डिबेट शुरू हुई है, उस वक्त अभिषेक बैनर्जी और लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात होनी है, क्योंकि पार्टी के 28 सांसदों में से 20 ने एनसीपीआई में विलय करने की घोषणा की है। हालांकि ये प्रोसेस अभी थोड़ा लंबा चलेगा। अब पश्चिम बंगाल के भविष्य की राजनीति का क्या वो समीकरण आगे चलकर सामने आएगा, जहां पर टीएमसी को अब जाकर आगे के चुनाव में अपने अस्तित्व को दिखाने के लिए इसमें लग रहा है कि बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी होगी, क्योंकि अब पार्टी के भीतर अगर हम कहें ना तो हम बाहर के लोगों से लड़ सकते, दुनिया से लड़ सकते, लेकिन अगर अपने ही विरोधी हो जाए तो फिर लड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है और इसी चुनौती का सामना इस वक्त टीएमसी कर रही है। इधर पार्टी के दफ्तर का आपको ठिकाना नहीं रहा। पुराना जो दफ्तर था वहां पर रेनोवेशन चल रहा है। जो किराए का दफ्तर था, जब पार्टी हारी तो वहां पर मालिक ने कह दिया कि अब आपको दफ्तर खाली करना पड़ेगा, यानी कि चौतरफा समस्या है। लेकिन फंड को लेकर अब चर्चा तेज है। इधर हाल फिलहाल में ही कोर्ट से मान्यता मिलने के बाद नेता प्रतिपक्ष ऋतव्रत बैनर्जी ने कहा है कि अरूप विश्वास जो कह रहे हैं कि फंड को फ्रीज कर देना चाहिए, अकाउंट को फ्रीज कर देना चाहिए, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हम जानते हैं कि पार्टी के अकाउंट में भ्रष्टाचार के भी पैसे हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। यानी इसको समझिए कि पार्टी का एक पूर्व जो पार्टी छोड़कर अभी बाहर आया, वो साफ तौर पर कह रहा है कि पार्टी का जो फंड है उसमें भ्रष्टाचार के पैसे हो सकते हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। अब देखिए, सवाल ये भी है चंदे को लेकर कि पार्टी को 265 करोड़ रुपया चंदा मिला था चुनाव में जो खर्च हुआ, उसके बाद से चुनाव खत्म होने के बाद अभिषेक बैनर्जी ने 65 करोड़ रुपए निकाले हैं। अब इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि संगठन पर एक तो कब्जे की जंग है, इधर चंदे को लेकर लड़ाई है, इधर फंड को लेकर लड़ाई है, और दूसरी तरफ जो सामने आ रहा है वो ममता बनर्जी के ऊपर हर तरह से जो मुश्किलें सामने आ रही है, आखिर इसका फाइट बैक ममता बनर्जी कैसे करेंगी। देखते हैं, आज के इस डिबेट का चर्चा का मुद्दा यही रहने वाला है कि आखिर ममता बनर्जी आगे क्या करेंगी और ये जो नई पार्टी बनी है, अगर हम कहें जो टीएमसी जिसको मान्यता मिल चुकी है, अब इसमें आगे क्या होगा। उससे पहले आपको कुछ बयान सुनवाते हैं। कोई
प्रतिस्पर्धा होती है, कंपटीशन, राजनीति में हो, खेल में हो, डांस में हो, ड्रामा में हो, प्रतिस्पर्धा होगी, कंपटीशन होगा तो टीमें सामने होती हैं। आज हमारे सामने दो टीम है, एक असली और दूसरी नकली। एक है तृणमूल कांग्रेस, दूसरा है गद्दारों की टीम। फर्क क्या है? तृणमूल कांग्रेस के पास जोड़ा फूल है, उसका एक सिंबल है। दूसरी तरफ भगोड़ों की, गद्दारों की टीम है, जो हमने बहुत खोजा, बहुत खोजने के बाद पता लगा कि उनकी एक टीम है जिसका सिंबल है कलम की नोक, यानी अंग्रेजी में बोलते हैं निब। वो जो किया है वो सही किया है, वो समझते हैं कि अकाउंट फ्रीज करना जरूरी है, इसलिए वो किया है। इसके बारे में हम क्या करेंगे? लोग एआईटीसी से चुने हुए 20 सांसद स्पीकर साहब से मिलकर अलग बैठने का चिट्ठी दिया और ये 20 सांसद जो हमारे कुल मिला के जितने हैं उसमें से 2/3 से ज्यादा है। हम ये जो जुट अपील नेशनलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से, उसके बाद क्या होगा, हम काम करेंगे राष्ट्र के लिए और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एनडीए के साथ हम लोग काम करेंगे। एनसीपीआई जानते हैं, एनसीपीआई हो सकता है एक पार्टी है, तो वो लोग को ये एनसीपीआई जन कर रहा है, ये बड़ा बात नहीं है। असली बात है बीजेपी उन लोगों के लिए दरवाजा बंद करके रखा। वो बोल रहा है बीजेपी का दोस्त जाना चाहता है एनडीए में, और वो लोग बोल रहा है भाजपा का दोस्त जाना चाहता है एनडीए में, बात कर रहा है बीजेपी के साथ, जा रहा है बीजेपी लीडर्स के घर में और ज्वाइन कर रहा है दूसरे किसी पार्टी का, जिसका बारे में हम लोगों का किसी का भी डिटेल जानकारी नहीं है। तो सुना आपने, ये थे कुणाल घोष, और उससे पहले आपने सुना कि पार्टी के अलग अलग नेता अलग अलग तरीके की प्रतिक्रिया दे रहे हैं और जो बागी बने हैं उनको सीधे तौर पर गद्दार बताया जा रहा है। लेकिन ये भी तो कहीं से गलत नहीं है कि पार्टी के वजह से, पार्टी के कार्यप्रणाली की वजह से जो असंतोष बंगाल में, बंगाल की जनता के बीच में आया, देखा कि किस तरीके से जब नमाज होता है तो सुरक्षा व्यवस्था कड़ी होती है, लेकिन जब रामनवमी के लिए जुलूस निकाला जाता है, शोभा यात्रा निकाली जाती है, तो उस पर पत्थरबाजी होती है, दंगे होते हैं। और ये कोई पहली घटना नहीं थी, क्योंकि बंगाल की राजनीति इस वक्त जाति पर आधारित है ही नहीं, अब ये धर्मों में बढ़ चुकी है। और इसी को देखते हुए जब जनता में असंतोष बढ़ा तो नतीजा आया 4 मई को, जब 4 मई दीदी गई वाला नारा जो खुद प्रधानमंत्री दिया करते थे वो सत्य होता हुआ साबित हुआ। लेकिन उसके बाद से जो असंतोष अब टीएमसी के सामने आया है, जहां पर पार्टी के नेता के साथ साथ जनता ने तो उन्हें सबक सिखाया ही, लेकिन अब पार्टी के नेता भी बिल्कुल फ्रंट लाइन पर आकर अब ममता बनर्जी के नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं और इसी वजह से ये असंतोष देखने को मिल रहा है। और ममता बनर्जी इस वक्त चारों तरफ से घिरी हुई है। हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। ओम प्रकाश जी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। समर सिंह जी हैं हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस के, और एडवोकेट तनुज दीक्षित जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आज हमें ज्वाइन करेंगे। क्योंकि चुनाव से पहले जो पार्टी के नेता सच्चे सिपाही हुआ करते थे, चुनाव के बाद वो कच्चे सिपाही और गद्दार हो गए हैं और अब स्थिति ये हो गई कि ममता बनर्जी चारों तरफ से गिर गई है। क्या एंटी इनकम्बेंसी इतना ज्यादा है कि अब ममता बनर्जी को जनता के साथ साथ पार्टी के खुद के नेता उनको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे? देखो सुचित्रा, मुझे लगता है कि बंगाल में जिस तरीके से तृणमूल कांग्रेस ने विगत 1 दशक से ज्यादा समय जो सरकार रही सत्ता में, उसमें इतनी अतिशयोक्ति करी है कि आज उसका परिणाम चौतरफा दिखाई देता है। ये एंटी इनकम्बेंसी तो केवल वोटों तक सीमित होती है, जनता तक सीमित होती है, लेकिन यहां पर तो हम ये देख रहे हैं कि नेताओं के अंदर पार्टी के ही विद्रोह की स्थिति है। और ये विद्रोह की स्थिति बेहद सामान्य रूप से देखता हूं, सामान्य इसलिए देखता हूं क्योंकि हमने पूर्व में भी महाराष्ट्र में जब इस तरीके का शिवसेना के अंदर 2 गुट फटे, उस समय भी हमने इस तरीके का भाव देखा। और निश्चित रूप से
जब कभी भी पार्टी अपनी विचारधारा से हट करके और नेताओं के साथ में भी उस तरीके का सलूक करती है तो कहीं ना कहीं उसका दुष्प्रभाव भी पड़ता है, और ये उसी दुष्प्रभाव का परिणाम दिखाई देता है। सब लोग शांत केवल इसलिए बैठे थे कि तृणमूल कांग्रेस सत्ता में थी, पावर में थी, ममता बनर्जी के पास पावर थी, तो इसलिए जो दल के लोग नाराज थे वो कभी अपनी बातों को रख ना सके, और जैसे ही उन्हें अब मौका मिल रहा है तो ये फूट भी दिखाई दे रही है और तरह तरह की बातें भी सामने आ रही हैं। ठीक है, बिल्कुल। ओम प्रकाश जी, आपके पास आती हूँ, क्योंकि ये जो स्थिति इस वक्त उत्पन्न हुई है पूरे बंगाल में देखने को मिल रही है। अब चंदे को लेकर नई लड़ाई लड़ने की, मतलब अब कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार के आरोप खुद उनके पार्टी के नेता लगा रहे हैं। आप लोगों के लिए तो बड़ी खुशी की बात हो गई होगी, एक सरकार भी मिल गई, दूसरा पार्टी खुद फूट का सामना करना कर रही है। के लिए है, पूरे बंगाल के लिए विषय है कि ममता बनर्जी जी ने जो बोया है वही काट रही है। ममता बनर्जी ने जो बोया है वही ठीक है। कुछ टेक्निकल इशू के वजह से आवाज नहीं मिल पा रही है ओम प्रकाश जी की। और हमारे साथ समर सिंह भी बने हुए हैं। समर सिंह जी, पूरा मामला आप देख रहे हैं, और बंगाल में ये स्थिति उत्पन्न इसलिए भी हुई है क्योंकि बंगाल की जनता बिल्कुल अब त्रस्त हो गई थी। जो चीजें हमने देखी 2021 के पोस्ट वायलेंस में, उसके बाद से कदम ना उठाना, कार्रवाई ना करना, और 2026 में जनता ने इस कदर उखाड़ा कि अब ममता बनर्जी और पार्टी का कोई अस्तित्व ही नहीं बचा, और अब तो पार्टी के नेता भी साथ छोड़कर चले जा रहे हैं। ऐसी स्थिति जो उत्पन्न हुई है, क्या इससे कांग्रेस कोई सीख लेगी? क्योंकि कांग्रेस भी लगातार अब 100 से ज्यादा चुनाव हार चुकी है। देखिए, आज सवाल सिर्फ टीएमसी का नहीं, सवाल भारत के लोकतंत्र का है। आज जिस प्रकार से टीएमसी के भीतर संगठन के और फंड नियंत्रण को लेकर जो संघर्ष चल रहा है, ये हो सकता है कि उनका आंतरिक विषय हो, लेकिन पूरा देश देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 सालों के अंदर लोकतांत्रिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके, कहना चाहूंगा, कि अपना प्रभाव दिखाकर विपक्षी दलों को तोड़ने की राजनीति करी है, और एक प्रकार का उद्योग चला दिया है इन्होंने। महाराष्ट्र देख लीजिए, मध्य प्रदेश देख लीजिए, गोवा देख लीजिए, मणिपुर देख लीजिए, अनेकों राज्य ऐसे हैं जहां पर। सर, आपको याद है अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार एक सीट की वजह से गिर गई थी? आपको याद है सर? आपको याद है मध्य प्रदेश में क्या हुआ था? अगर कांग्रेस अगर तोड़ रही है और कांग्रेस के तोड़ने के बाद सरकारें गिर रही हैं, और ये कहा जाता है कि आप ये लोकतंत्र का हिस्सा है, हमारे नेता बदल गए, तो ये हो सकता है कि उन्हें आगे चलकर स्थिति को सुधारना चाहते हो, वो लोकतंत्र का हिस्सा बनना चाहते हो, लेकिन जब ये काम उस तरफ से होता है तो आप लोग इसको खरीद फरोख्त बता देते हैं। नहीं, जब भी काम आपकी तरफ से होगा तो हम इसको खरीद फरोख्त नहीं बताएंगे, हम साफ बात करना चाहते हैं। तो आप लोग कितने में खरीदते हैं सर? आप लोग कितने में, मध्य प्रदेश में कितने में खरीदा था? करोड़ों रुपए देकर जब आप जनादेश को खरीदते हैं तो उसे तोड़ना फोड़ना नहीं बोलते। सर वो बताइए ना सर, मध्य प्रदेश में जब छह विधायक वहां से निकले थे और सांसद भी वहां से निकले थे, आप लोगों ने कितने में खरीदा था? देखिए, इस प्रकार की जो छिछली राजनीति है ये हमेशा भारतीय जनता पार्टी को ही शोभा देती है। ठीक है। कांग्रेस के आज तक खरीद फरोख्त का एक आरोप नहीं लगा हुआ है। अगर आपके पास में डॉक्यूमेंटेड कोई सब कुछ हो तो आप बिल्कुल दे सकते हैं। जहां तक की बात है आज की, हम जिस विषय के ऊपर है, अगर उस पर मैं बात करना चाहूँ तो ये बहुत ठीक है। ओम प्रकाश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, ओम प्रकाश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। और ये स्थिति आज की नहीं है सर, ये राजनीति का एक लंबा दौर है जहां पर ये चीजें होती रहती है। फहरिस्त बहुत लंबी है कांग्रेस के लिए भी, तो ऐसे आरोपों से मुझे लगता है कि थोड़ा बचना चाहिए। हालांकि ओम प्रकाश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी ओम प्रकाश जी। कांग्रेस के हमारे मित्र को याद दिलाना चाहूंगा कि झारखंड के नेता शिबू सोरेन घूस कांड, सांसद खरीद फरोख्त हो, इनको अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, तैयारी करके नहीं आए हैं। एक नंबर बात, चाल चरित्र नीति नियम निष्ठा कांग्रेस सिखाएगी लोगों को, लोग जानते हैं, इसलिए कांग्रेस की विदाई और सुपड़ा साफ हो चुका है। ममता बनर्जी के साथ क्यों हो रहा है? ये जो दल है, ममता, राजद, कांग्रेस, तृणमूल, आप टीडीपी, इन दलों का क्या है? अस्तित्व ही है व्यक्तिवाद, लोभ, लूट, शासन, एन क्रेन प्राक्रेन सत्ता में बने रहना। इसीलिए ममता बनर्जी 1997 में छोड़कर तृणमूल बनाई। आज उन्हें लोग छोड़कर भाग रहे हैं क्योंकि इनको सत्ता चाहिए। सत्ता के बिना ये लोग एक महीना नहीं टिके महाराज। हम लोग यहाँ पे 300 कार्यकर्ता मरे हैं, तब हमने 9 मई को ये दिन देखा है। ये ऐसे नहीं हुआ है। 4 मई हमारे लिए सत्ता आएगी, 4 मई सत्ता आएगी जाएगी। वाजपेयी जी ने कहा था
देश रहना चाहिए। और हमारा संगठन हम नीति, आदर्श और नियम मानकर चलते हैं। बहुत जगह आ रहे हैं, कर्नाटक में है, केरल है, तमिलनाडु। सर नीति मान रहे थे तो 2021 में जब पोस्ट वायलेंस हुआ था तो क्या किया आप लोगों ने? आप लोग कार्यकर्ताओं के साथ खड़े थे क्या? एकदम खड़े थे। कौन बोलता है नहीं खड़े थे? आप खड़े थी या कांग्रेस के लोग खड़े? नहीं सर, मैं बंगाल से हूँ सर, मुझे पता है ना कि आप लोग क्या कर रहे थे वहां पर। मैं बंगाल से हूँ सर, मैंने एक चीज देखी है। जब अभिषेक को काकुरगाची में दौड़ा के मारा गया, उसके बाद आपने परिवार के साथ कितनी सहानुभूति दिखाई है, वो भी मैंने देखा है। मैं बता दूं, जब सत्ता ही किसी की दलाल बन जाए तो क्या करेंगे? गोली खा जाए? नहीं बिल्कुल सर, जब आप बात साथ में खड़े होने की करते तो हर पटल पे ये बात करनी चाहिए। और जिस तरीके से दोनों नेता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं, ये तो वही हाल हो गया कि सूप तो सूप चलनी भी बोल रहा है जिसमें खुद 72 छेद है। देखिए, मैं एक चीज जानता हूं कि ये जो आंतरिक कला होती है, ये कोई एक दिन में हुआ कोई खेला नहीं है। अगर हम इसको हिंदी में समझे तो जिस तरीके से राजनीति में विद्रोह का आभास बहुत पहले से होता है, इस बार ममता बनर्जी भी ये भाप चुकी थी कि तृणमूल कांग्रेस के अंदर विद्रोहाभास है। और वो विद्रोहाभास चुनाव के पहले से कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा था। लेकिन खुल करके देखिए, अगर आज पार्टी के सभी नेता समान रूप से चुनाव लड़े होते तो आज पार्टी की स्थिति शायद कुछ और होती। लेकिन आज पार्टी सत्ता में नहीं है, सीटें कम हुई है, हारी है। इन सब के पीछे कहीं ना कहीं पार्टी की आंतरिक विद्रोह, आंतरिक कला, एक मजबूती जो जड़ से होती है, वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ी है विगत 5 वर्षों के अंदर। और अगर ऐसा हुआ है तो कहीं ना कहीं इसका मुझे लगता है पार्टी को भी मंथन करने की आवश्यकता थी। और जो अब रणनीति देखी जा रही है उसमें हर कोई अपने हिसाब से, जैसे तृणमूल कांग्रेस के जो खास करके हमने देखा एक नए दल के साथ में, सीपीआईएम के साथ में जो 20 सांसद अपना खुद का मर्जर करने जा रहे हैं। आज तक हमने देखा है कि जनरली जब सांसद किसी पार्टी में विलय करते हैं तो वो या तो पूरे इंडिविजुअल होते हैं, लेकिन बड़े दल के साथ जाते हैं तो सदस्यता के रूप में लेते हैं। लेकिन वे सदस्यता भी नहीं ले रहे हैं, वे केवल उनके साथ हैं और एनडीए को समर्थन करना चाह रहे हैं। तो ये बड़ा ही इस समय जो मामला है वो कहीं ना कहीं बहुत ही विचित्र और विश्लेषण के रूप में देखना चाहिए। अभी तनुज, एक सवाल इसमें मैं पूछना चाहूंगी, जरा जल्दी से जवाब दीजिएगा। ये जो फंड को लेकर पूरा मामला इस वक्त चल रहा है, क्या लगता है आगे चलकर, क्योंकि मान्यता अब हाईकोर्ट की तरफ से भी मिल गई है, ऋतव्रत बन गए हैं नेता प्रतिपक्ष, फंड अब किसकी ओर जाता हुआ आपको नजर आ रहा है? कानूनी दावपेच क्या है इसमें? देखिए, फंड के अगर कानूनी दावपेच देखें तो निश्चित रूप से ऑडिट रिपोर्ट इसमें सबसे महत्वपूर्ण होगी। किस तरीके का फंड और कहां से प्राप्ति हुई है, क्योंकि पहले में भी हमने देखा कई सारे बॉन्ड्स पे रिस्ट्रिक्शंस है। इस तरीके से किस तरीके की आय पार्टी को हुई है और आय का व्यय कैसा दिखाया गया है, ये पूरा एक तरीके का हम समझे कि कंट्रोल सिस्टम से ही होगा। और ऑडिट रिपोर्ट से इसकी सबसे बड़ी साक्ष्य के रूप में पार्टी की तरफ जाएगी। ठीक है। अब ओम प्रकाश जी आपके पास आ रही हूँ, उसके बाद समझ जी आपके पास आऊंगी। अब आपको भी लग रहा है कि अब बंगाल में आप लोग बहुत ही मजबूती के साथ वहां पर सरकार बना चुके हैं, स्थिति ऐसी है कि अब हर तरीके से आप लोगों को भी फेवर ही मिल रहा है, क्योंकि जनता लगातार टीएमसी के नेताओं का विरोध कर रही है। लेकिन आगे भी ऐसे कई चुनाव हैं और बंगाल में अभी आपके पास कई चुनौतियां हैं, आप उससे कैसे निपटेंगे? क्योंकि बंगाल की इस वक्त जो राजनीति है वो अब जाति पर नहीं बल्कि धर्म पर आधारित है। बीते दिनों क्या हुआ है, जो दंगे फसाद हुए हैं, उससे उभरकर कानून व्यवस्था को और भी ज्यादा मजबूत करना पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती भी इस वक्त जो है सामने नजर आ रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नीति आदर्शों पे चलती है। चुनाव हारेंगे, आएंगी जाएंगी, नेता भी आएंगे जाएंगे, नीति है, सोच है, राष्ट्रवाद है, तो पार्टी रहेगी। तो बंगाल में जन समर्थन यूं ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि हम लोगों ने उस चीज को साबित किया कई एक प्रदेशों में। बीजेपी की क्या पहचान, कथनी करनी एक सम्मान। बसों में महिलाएं फ्री पहले दिन से लागू, अब देख रही हैं बहुत सारी चीजें। अन्नपूर्णा योजना देख ही रही हैं आप, आयुष्मान भारत लागू हो चुका है। सबसे बड़ा है, मतलब जैसे सरकार गठन हो रही है, सरकार को कानूनी रूप से अपनी शक्ति को दिखाने का मौका मिला है। तो कैबिनेट ने सबसे पहले जो योजनाएं लाई उसमें माँ माटी मानुष का नारा देकर जो इन्होंने महिलाओं को अपमानित किया, हमने नारा नहीं दिया, माँ हमारे लिए श्रेष्ठ है, मातृभूमि भारत और माँ बहने। तो हमें पूर्ण विश्वास है शुभेंदु अधिकारी जी पर, एक योग्य अनुभवी लोग हैं
उम्मीद यही है सर कि आप लोग जो है इसका ध्यान रखेंगे। और बहुत ही कम समय मेरे पास, समर सर आपके पास आऊंगी। ये जो पूरी स्थिति उत्पन्न हुई है, क्या सच में कांग्रेस इससे सीख लेने की कांग्रेस को जरूरत है, क्योंकि आगे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और कई राज्यों में चुनाव भी हैं? नहीं, मुझे लगता है कि जो सीख है वो भारतीय जनता पार्टी को इन सब चीजों से लेना चाहिए कि जिस प्रकार से अंतर कलह जो है भारतीय जनता पार्टी में, जो कि अमूमन सामने नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पर जो है अभिव्यक्ति की आजादी उतनी भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। लेकिन कई राज्य ऐसे हैं जहां पर आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का कलह जो है दिल्ली तक पहुंच गया, वहां से उधर उठाया गया है। और जहां तक की बात है इस मुद्दे की मैं करूं, जो कि आज कांग्रेस से, तो सारे प्रश्न जो है तृणमूल कांग्रेस से। ठीक है, जिस तरीके से पूरे बंगाल में इस वक्त टीएमसी के हालात हैं, कांग्रेस कई चुनाव हार चुके हैं लेकिन अभी भी सबक लेने को तैयार नहीं है। हालांकि देखते उत्तर प्रदेश के चुनाव में क्या होगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग हमारे साथ जुड़े, अपना कीमती समय दिया। बंगाल में स्थिति इस वक्त ममता बनर्जी के पूरे खिलाफ चल रही है, देखते हैं आगे राजनीति में क्या होगा। फिलहाल के लिए चर्चा में बस इतना ही। बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। नमस्कार।